नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज ग्रुप और इस चैनल के माध्यम से हम जो है गांधी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपको लेकर के आए हैं। और आप लोग यदि यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हों या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, तो इतिहास विषय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न जो है हम लेकर के आ रहे हैं अपने इस सीरीज के माध्यम से। अन्य प्रश्न भी हम लेकर के आएंगे। तो चलिए हम जो है पहले इतिहास में महात्मा गांधी के योगदान से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो आम तौर पर आपसे पूछे जाते हैं और सभी पुस्तकों में आपको उपलब्ध आसानी से नहीं होते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आए हैं। तो देखिए, ये पहला प्रश्न हम लेकर के आए हैं। हमारा पहला प्रश्न ये है कि गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए है इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी नवजीवन, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी यंग इंडिया। आप गेस करिए। तो देखिए, गांधी जी का प्रथम जो समाचार पत्र था जिसको उन्होंने प्रकाशित किया था यह है इंडियन ओपिनियन। ये कौन सा पत्र है? इंडियन ओपिनियन। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी द्वारा स्थापित किए गए साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको केयरफुल होकर के इसको देखना है। ऑप्शन ए है गांधी आश्रम, ऑप्शन बी है सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन सी है फिनिक्स फॉर्म और ऑप्शन डी है दांडी आश्रम। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है क्या? सत्याग्रह आश्रम। यानी जो साबरमती आश्रम था उसका प्रारंभिक नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यह है कि भारत में अपने राजनीतिक जीवन गांधी जी ने किस आंदोलन को शुरू करके किया? ठीक, तो गांधी जी कह रहे हैं कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है किन किन आंदोलनों की शुरुआत करके किए। तो देखिए, जो ये आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह, ये किए थे 1917 में। कब? 1917 में। और ये खेड़ा किए हैं 1918 में। कब? 1918 में। तो ये दोनों आंदोलन थे जो कि गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाए। गांधी जी को स्थापित करता है चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह से उनकी ख्याति जो है देश में फैलती है। तो इस प्रकार से ये दोनों सत्याग्रह जो हैं गांधी के राजनैतिक जीवन को धार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यह है कि सत्याग्रह शब्द गांधी जी ने कब उद्घोषित किया? ठीक, तो देखिए, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तभी उन्होंने सत्याग्रह शब्द को उद्घोषित किया। यानी वहां पे जो भारतीय मजदूर थे या भारतीय लोग थे उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए गांधी जी जो हैं ये सत्याग्रह का सहारा ले रहे थे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न ये है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम अखिल भारतीय, क्या? प्रथम अखिल भारतीय राजनैतिक आंदोलन कौन था? अब देखिए, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। अब क्या होगा कि आप जैसे ही प्रश्न देखेंगे आपके दिमाग में आएगा और तुरंत चंपारण सत्याग्रह मार करके निकल जाएंगे, और जब बाद में जब क्वेश्चंस मिलाने लगेंगे तब आपको लगेगा कि ओह, हमने तो इस प्रश्न को पढ़ा ही नहीं सही से। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको प्रश्न को सही से पढ़ना है। तो इसमें प्रश्न ये क्या कह रहा है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन था। देखिए, ये आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन और प्रथम आंदोलन, ऐसे प्रश्न जब आए तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है।
चंपारण सत्याग्रह तो उनका प्रथम सत्याग्रह था, लेकिन वो अखिल भारतीय नहीं था। वो कहाँ पे था? वह केवल बिहार में था, वो भी बिहार के पर्टिकुलर एरिया यानी चंपारण में था। लेकिन जब वो रॉलेट एक्ट चलाए तो रॉलेट एक्ट जो था ये अखिल भारतीय रूप धारण कर लिया। और रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट जो था इसे हम लोग काला कानून के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये 1919 में लेकर के ये अंग्रेज आए थे, इसको बिना वकील बिना दलील के का कानून भी कहा गया, ठीक। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी उसके निर्विवाद रूप से नेता के रूप में उभरे? अब निर्विवाद नेता जो है गांधी जी वो किस जो अधिवेशन में उभर करके आए? अब देखिए, लखनऊ 1916, कलकत्ता 1920, नागपुर अधिवेशन 1920 और लाहौर अधिवेशन 1926। तो देखिए, गांधी जी जो हैं ये आपको पहली बार जब ये आते हैं तो पहली बार आए तो ये 1915 के अधिवेशन में, कलकत्ता में 1915 में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक। उसके बाद 1916 में ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ, यहाँ पर भी गांधी जी थे और यहीं पर गांधी जी की मुलाकात होती है किससे? राजकुमार शुक्ला से। और ये राजकुमार शुक्ला कौन होते हैं? ये राजकुमार शुक्ला वही होते हैं जो कि चंपारण से चल करके आए थे और चंपारण आने के लिए गांधी जी से आग्रह करते हैं, ठीक। तो राजकुमार शुक्ला की मुलाकात होती है इसी चंपारण सत्याग्रह में, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक। और उन्हीं के आग्रह पर गांधी जी चंपारण जाते हैं। तो ये 1916 हो गया। लेकिन कह रहा है कि निर्विवाद रूप से जो नेता बनकर के उभरते हैं गांधी जी, ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में उभर करके आते हैं। तो इस चीज को याद रखना है। अब चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी ने कांग्रेस के साथ अपने औपचारिक संबंध कब तोड़ लिए? अब गांधी जी जो हैं ये कांग्रेस से कई बार आए, कांग्रेस में कई बार आए और कई बार कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा भी। तो देखिए, ये प्रश्न दे रहा है कि 1932, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1937 और 1947। तो कह रहा है कि कांग्रेस से जो औपचारिक संबंध गांधी जी तोड़े थे, ये तोड़े थे 1934 में। कब? 1934 में। और ये यहां से इसे संबंध तोड़ करके और गांधी जी जो है सामाजिक कार्यों में लग गए थे। तो ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी ने किसके लिए कहा था कि जब मैं नहीं रहूंगा तो वो मेरी भाषा जुबान भूलेंगे? ये किसके लिए कहा था? तो गांधी जी, ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी UN ढेबर और ऑप्शन डी JB कृपलानी। तो देखिए, गांधी जी जो हैं नेहरू को सभी लोग जानते हैं कि अति से प्यार करते थे और नेहरू जी भी गांधी जी को मानते थे। और इनके बीच कारण ये था कि गांधी जी लिबरल स्वभाव के थे ही और नेहरू जी भी लिबरल स्वभाव के थे। तो इसलिए गांधी का प्रभाव जो है ज्यादा पड़ा नेहरू पर, ठीक। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो महात्मा गांधी कहां थे? तो देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो आजादी के समय एक बड़ी त्रासदी हुई। और त्रासदी क्या थी? कि बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे। कहां पे? बंगाल में। और जब बंगाल में दंगे हो रहे थे तो वहीं पर एक स्थान है नोआखाली। कहां पे? नोआखाली में, नोआखाली। और इसी नोआखाली में दंगा शांत कराने के लिए गए थे गांधी जी, ठीक। तो यानी गांधी जी उस समय कहां थे? कलकत्ता, ठीक है। यदि पर्टिकुलर प्लेस तो नोआखाली है, लेकिन चूंकि इसमें नोआखाली नहीं है तो कलकत्ता है, तो आप कलकत्ता जो है ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसकी, अगला प्रश्न है कि गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार करके जेल में किस समय डाला गया? तो गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां पे डाला गया?
ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह के दौरान और ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन के दौरान। तो देखिए गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया दक्षिण अफ्रीका में ही, ठीक है ना। जब वहां यह आंदोलन चला रहे थे उसी समय इनको गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया गया था। अगला प्रश्न है कि वह विदेशी लेखक कौन था जिसने गांधी को बहुत प्रभावित किया और जिसके साथ उनका लंबा पत्र व्यवहार चला। ऑप्शन ए थोरो, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी वर्देंद्र रसेल और ऑप्शन डी रस्किन। तो देखिए गांधी जी के साथ जो लंबा पत्र व्यवहार चला है वो लियो टॉल्स्टॉय का चला है। किसका चला है? ये लियो टॉल्स्टॉय के साथ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी किसके शिष्य और राजनैतिक उत्तराधिकारी बने? ठीक, तो जब गांधी जी भारत आए तो ये किसके शिष्य बने? और ये कई बार प्रश्न पूछा है कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देखिए गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु चुना किसको? ये गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले क्यों चुना? क्योंकि ये नरम दल वाले थे। बाल गंगाधर तिलक ये थोड़ा गरम दल वाले थे। एक प्रश्न ये भी बनता है, देखिए ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं और फिरोज शाह मेहता, ये दोनों की मृत्यु जो है ये 1915 में ही हो जाती है, ठीक है ना। तो कभी कभी आए प्रश्न तो आप लोग थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के उपवासों की श्रृंखला में सर्वप्रथम उपवास किसके दौरान पश्चात किया गया था? ठीक, तो ये जो गांधी जी हैं कह रहा है कि ये जो हैं उपवास कब किए थे, सर्वप्रथम उपवास कब किए थे गांधी जी? तो गांधी जी जो सर्वप्रथम उपवास किए थे ये किए थे कम्युनल अवार्ड के समय। किसके समय? ये कम्युनल अवार्ड के समय। और कम्युनल अवार्ड कब आया था? तो ये आया था 1932 में, ठीक है ना। अब ये देखिए, तो ये एक चीज है कि आप देखिए उपवास नहीं, तो ये उपवास जो है, ये उपवास जो है 1932 में नहीं किए थे। यदि ये आएगा कि गांधी जी कब आमरण अनशन किए थे तब तो ये 1932 हो जाएगा। लेकिन यदि ये कहा जाए कि गांधी जी ने कब उपवास किया था, ठीक, तो उपवास हो जाएगा आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल के समय। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग त्रासदी के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन। तो देखिए मैंने कहा कि ये जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, ये कब था? ये रॉलेट विरोधी एक्ट के समय ही था। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति गांधी की प्रथम कृति थी? ऑप्शन ए हिंद स्वराज, ऑप्शन बी सत्य के मेरे प्रयोग, ऑप्शन सी आश्रम और ऑब्जर्वेशन इन एक्शन और ऑप्शन डी खादी की अर्थव्यवस्था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये है हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज की रचना जो है गांधी जी कब किए थे? ये किए थे 1909 में, ठीक है ना। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। और ये हिंद स्वराज की रचना 1909 में किए थे। और ये नाव पे जब जा रहे थे साउथ अफ्रीका से लंदन के यात्रा पे, तो उसी समय ये नाव पे हिंद स्वराज की रचना किए थे। ठीक, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने नहीं की थी? ऑप्शन ए फिनिक आश्रम, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय आश्रम, ऑप्शन सी सेवाग्राम और ऑप्शन डी गांधी आश्रम। ठीक, तो गांधी जी जो है गांधी आश्रम की स्थापना जो है नहीं किए थे, बाकी सारे की स्थापना गांधी जी ने ही किया था। हम चलते अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी अपनी आत्मकथा में गांधी ने एक अध्याय लिखा, द मैजिक सैंपल ऑफ ए बुक, एक पुस्तक का जादुई प्रभाव। यह अध्ययन किस पुस्तक के बारे में है? तो देखिए
ये पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए गीता, ऑप्शन बी तुलसीदास की रामायण, ऑप्शन सी रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट और ऑप्शन डी पतंजलि का योग शास्त्र। तो कहा जाता है कि जो रस्किन की पुस्तक है ऑन टू द लास्ट, इसका जो है गांधी के जीवन पर बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो यही वह पुस्तक है जिसने क्या कि गांधी को ये सारी चीजें जो है दी। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोदय एवं बुनियादी शिक्षा संबंधी गांधी के विचार किससे प्रेरित थे? ऑप्शन ए टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी रस्किन, ऑप्शन सी विवेकानंद और ऑप्शन डी थोरो। तो सर्वोदय एवं बुनियादी शिक्षा संबंधी विचार जो था ये प्रभावित था रस्किन से। किससे प्रभावित था? ये रस्किन से प्रभावित था। अगला प्रश्न है कि किसके दर्शन से प्रभावित होकर गांधी ने सवर्णों निम्न वर्णों के लोगों के लिए हॉरिजन शब्द की रचना की? तो कह रहा है कि किससे प्रभावित होकर? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन सी गुजरात के वैष्णव संत और ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी टॉल्स्टॉय। तो देखिए ये गांधी जी जो हैं ये निम्न वर्णों के लिए हॉरिजन शब्द जो लाते हैं ये इन दोनों लोगों से प्रभावित होते हैं। किससे? यानी विवेकानंद से भी, यानी ये विवेकानंद से भी प्रभावित होते हैं और गुजरात के वैष्णव संत से भी। और इस प्रकार से हमारा ये सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वराज शब्द की व्याख्या किस रूप में की है? ऑप्शन ए ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित सरकार, ऑप्शन सी एक आदर्श कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा यानी डी। चलिए गांधी जी के अनुसार स्वराज के आर्थिक आयाम थे, क्या थे? जन साधारण का सामाजिक आर्थिक उद्धार, ऑप्शन बी भारत के आर्थिक शोषण पर रोक, ऑप्शन सी आर्थिक विषमता रहित समाज, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये सारा हो जाएगा यानी उपर्युक्त सही सभी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गांधी जी के लिए राम राज्य का मतलब था स्वराज का एक पर्याय, उदात्त नैतिक सिद्धांत, एक आदर्श कल्याणकारी राज्य, यानी उपर्युक्त सभी। तो ये देखिए ये सारे हो जाएंगे कि गांधी जी जो हैं ये राम राज्य की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि स्वराज का मतलब क्या होना चाहिए, नैतिकता का सिद्धांत कैसा होना चाहिए और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कैसी होनी चाहिए। यदि ये सारे चीज उस राज्य में हैं तभी उसमें राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा की गांधीवादी योजना को शिक्षा की योजना कहते हैं, यानी किस शिक्षा को गांधीवादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है? वर्धा योजना, ऑप्शन बी बुनियादी शिक्षा, ऑप्शन सी नई तालीम, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा। तो देखिए ये जो है जो वर्धा योजना, गांधी जी की वर्धा योजना आई थी, इसी को कहते हैं गांधीवादी योजना। अगला प्रश्न है कि धर्म विहीन राजनीति को गांधी जी अनैतिक राजनीति कहते हैं, क्यों? धर्म विहीन राजनीति को गांधी जी अनैतिक राजनीति कहते थे क्योंकि ऑप्शन ए गांधी के लिए धर्म एक नीति विषयक एवं नैतिक व्यवस्था थी, उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक रूप दे दिया था, और उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी धर्म मानव की आत्मा को सचेत रखता है। ठीक, तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वह है आपका बी। कह रहे हैं कि उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक रूप दिया हुआ था, ठीक है ना, इसीलिए वो कहते हैं कि राजनीति धर्म के बिना क्या है, अनैतिक है। अगला प्रश्न है कि गांधी ने अंग्रेजों के साथ प्रारंभ में सहयोग किया था और उन्हें कैसरे हिंद स्वर्ण पदक दिया गया था, किस सेवा के लिए? तो देखिए अंग्रेजों को गांधी जी ने सहयोग प्रदान किया, कब? कह रहा है कि ऑप्शन ए द्वितीय बोयर युद्ध के दौरान एक एम्बुलेंस यूनिट स्थापित करने के लिए, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए, ऑप्शन सी उपर्युक्त में से दोनों, और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में उनके रचनात्मक कार्यों के लिए। ठीक, तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह हो जाएगा आपका सी, यानी बोयर युद्ध के दौरान जो है एम्बुलेंस यूनिट स्थापित किए थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो अंग्रेजों का समर्थन किए थे, इसलिए गांधी जी को
लोग सार्जेंट भी कहते थे। ठीक है, सार्जेंट का मतलब होता है कि सेना में भर्ती कराने वाला। तो ये लोगों को प्रेरित करते थे कि आप जो है सेना में भर्ती होइए और अंग्रेजों का जो है द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग कीजिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया और रोलेट एक्ट लाए, गांधी ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ कितने अनुयायी थे? ऑप्शन ए 71, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 78 और ऑप्शन डी 80। तो देखिए, जब गांधी जी साबरमती से दांडी के लिए जब यात्रा प्रारंभ किए थे तो उनमें कुल टोटल अनुयायियों की संख्या थी 78। और ये जो 78 अनुयायी थे ये गांधी जी को ले करके थे। ठीक है ना, यदि गांधी जी को छोड़ दिया जाए तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 77। तो गांधी जी इंक्लूडिंग जो है टोटल अनुयायियों की संख्या थी 78 और ये लोग 241 मील की यात्रा किए। कितनी? 241 मील की यात्रा यानी साबरमती से दांडी के लिए किए। और ये दांडी, जैसे साबरमती आश्रम कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में है। और ये दांडी कहाँ पे है? तो ये गुजरात के नवसारी जनपद में है। नवसारी जनपद में है। और यहीं पे जो है गांधी जी पहुंच करके और क्या करते हैं? नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गांधी ने सर्वप्रथम किसके खिलाफ आमरण अनशन किया? ऑप्शन ए कम्युनल अवार्ड, ऑप्शन बी कलकत्ता में हुआ व्यापक नरसंहार, ऑप्शन सी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग त्रासदी। ठीक, तो हमने क्या कहा कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किसके खिलाफ आमरण अनशन किया? तो वही प्रश्न आ गया, यानी कम्युनल अवार्ड। ठीक है ना, जो पहले हम आपसे चर्चा कर चुके थे एक बार। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कम्युनल अवार्ड। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी यात्रा को किस नाम से जाना गया? तो गांधी की जो सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी यात्रा थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए दांडी यात्रा, ऑप्शन बी हरिजन यात्रा, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी रोलेट एक्ट। तो ये यात्रा थी हरिजन यात्रा। गांधी जी जो थे, जब कम्युनल अवार्ड आया और गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो इसके बाद गांधी जी ने अपना सारा जीवन हरिजनों के लिए समर्पित करने का प्रण लिया और इस प्रकार से वो हरिजनों उत्थान के लिए पूरे देश की यात्रा किए और जगह जगह उनकी समस्याओं को सुने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने कुल कितने दिन जेल में बिताए? ऑप्शन ए 2328 दिन, ऑप्शन बी 2089 दिन, ऑप्शन सी 3650 दिन और ऑप्शन डी 2120 दिन। तो गांधी जी कुल जो हैं यानी 2338 दिन जो है जेल में बिताए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गांधी ने अपना अंतिम 78वां जन्म दिवस कहाँ पे मनाया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी नोआखाली, ऑप्शन डी पानीपत। तो उस समय गांधी जी जो थे दिल्ली में थे। ठीक है ना, और दिल्ली में ही 2 अक्टूबर 1948 को थे और 31 जनवरी को इनका क्या कर दिया गया था? वध कर दिया गया था। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है कि गांधी जी के लिए किसने ये उद्गार व्यक्त किए थे कि हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास करे कि एक ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर कभी साक्षात रूप से चला फिरा था? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी लियो ब्लूम, ऑप्शन डी अल्बर्ट स्टवाइजर। तो देखिए इनके बारे में इस शब्द को किसने कहा था? तो ये कहा है लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और वो कैसा? विदेशी। अगला प्रश्न है कि एक पूर्व ब्रिटिश वायसराय तथा भारत के गवर्नर जनरल ने गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि इतिहास में बहुत कम ऐसे लोग
इतिहास में बहुत कम ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने निजी चरित्र और उदाहरण से अपनी आने वाली पीढ़ियों के विचारों को इतनी गहराई से प्रभावित करेंगे। तो ये कौन है? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिंथगो और ऑप्शन डी लॉर्ड विलिंगटन। तो देखिए ये जी इसका जो सही आंसर है ये है लॉर्ड लिंथगो। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि एक विदेशी समाचार पत्र जिसने अपने संपादकीय में लिखा भारत के अलावा कोई अन्य राष्ट्र और हिंदू धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म गांधी जैसे व्यक्ति को जन्म नहीं दे सकता था। अब देखिए इसका ऑप्शन है ए द टाइम्स ऑफ लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन सी एशियन एज, ऑप्शन डी द फॉर ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू। तो ये किसने कहा था? ये कहा था द टाइम्स ऑफ लंदन। ये बड़ी बात कह रहा है। क्या कह रहा है? कि भारत के अलावा कोई अन्य राष्ट्र और हिंदू धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म गांधी जैसे व्यक्ति को जन्म नहीं दे सकता था। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी के लिए किसने कहा था कि वे सही थे और जानते थे कि वे सही हैं? हम सभी जानते हैं कि वे सही थे। जिस व्यक्ति ने उन्हें मारा वह भी जानता था कि वे सही हैं। अरे हिंसा से ग्रस्त दुनिया रोगग्रस्त हो गई है। अरे भारत के लोगों, अपने गांधी के योग्य बनने की हिम्मत करो। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए कोलिंस नेपियर, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी टाइनवी, ऑप्शन डी पर्ल एस बक। तो ये किसने कहा था? टाइनवी ने कहा था। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1948 के प्रारंभ में अपनी मौत से कुछ समय पहले गांधी जी द्वारा लिखे गए अंतिम और सबसे प्रसिद्ध सामाजिक विचार को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए गांधी की दृष्टि, ऑप्शन बी गांधी का मूल मंत्र, ऑप्शन सी गांधी का धर्म, ऑप्शन डी गांधी द्वारा प्रस्तावित भविष्य का मार्ग। तो देखिए इसका नाम दिया गया है गांधी का मूल मंत्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी के अनुसार सविनय अवज्ञा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए असीमित कष्टों की क्षमता, ऑप्शन बी अनुशासन, चिंतन, देखभाल और ध्यान, ऑप्शन सी यह अवज्ञा पूर्णतः सविनय हो और किसी भी प्रकार से बदला लेने के लिए न उकसाती हो, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये सारे चीज जो हैं ये सविनय अवज्ञा के पार्ट हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ है। तो गांधी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जनमत को शिक्षित करने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी सत्य की अथक खोज, ऑप्शन सी हिंसा का प्रभावी विकल्प और न्याय प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसमें सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक, तो अब हमने क्या है कि इस प्रकार से आपको गांधी से रिलेटेड लगभग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन लेकर के आया था। आशा है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। यदि ये प्रश्न आए तो आप जो हैं आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसी तरह से हर टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे, साथ में उस टॉपिक से अन्य प्रश्न भी जो बनेंगे उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। इतिहास से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है newz9@gmail.com या आप arvindkrs008@gmail.com पे भी हमको मेल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज ग्रुप से जुड़ करके इन सारे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।